हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ऑथर सरोजिनी नायडू और उनकी एक छोटी सी पोयम द ब्रोकन विंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीन पर दो पिक्चर देख पा रहे होंगे। एक है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि सरोजिनी नायडू जी, और एक है ये प्यारा ब्यूटीफुल पक्षी। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि ये पक्षी अपने दो पंखों से अभी उड़ रहा है, लेकिन अगर इसका एक पंख काट दिया जाए तो क्या ये एक पंख से उड़ पाएगा? सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? एक पंख से भला पक्षी कैसे उड़ेगा? लेकिन दोस्तों, द ब्रोकन विंग्स का मतलब तो यही होता है, यानी कि पक्षी के पंख तोड़ दिए गए हैं, है ना। तो बेसिकली पूरा माजरा क्या है, ये पोयम क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, इस पक्षी से इसका क्या कंपैरिजन है, चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बेसिकली थोड़ा सा इतिहास आप जानिए। सरोजिनी नायडू ने ये पोएम पब्लिश करवाई थी 1917 में। ये मैं बात कर रहा हूं उन दिनों की जब हमारा प्यारा भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज भी की है, यानी कि उस समय पर देशभक्ति की भावना तो लोगों के अंदर जोर शोर से भरी हुई थी, लेकिन लोगों को सप्रेस किया जाता था, उन्हें दबाया जाता था। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, उस समय पर यानी कि 1917 के बात में कर रहा हूं, उस समय पर हमारे भारत के जो राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, है ना, जो कवि थे, उन लोगों को भी अंग्रेजों के द्वारा दबाया गया, उन लोगों को डराया भी गया, उनकी राइटिंग्स को पब्लिश नहीं करवाया जाता था। वो लोग हमारे देश के बारे में जो कुछ भी लिखते उसको अंग्रेज पब्लिश नहीं होने देते थे। तो बस इसी फीलिंग को शेयर करते हुए सरोजिनी नायडू जी ने ये जो पोयम है ये लिखी है। ये पोयम बेसिकली डेडिकेट उन्होंने की है, उन लोगों को ही की है जिनको दबाया गया, है ना। बेसिकली इस पोयम के माध्यम से बताया गया है कि अंग्रेजों ने उस समय राइटर को कैसे सप्रेस किया, उन्हें दबाया, उन्हें परेशान किया। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस पोयम में देखने के लिए मिलेगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सरोजिनी नायडू जी का थोड़ा सा परिचय, इनकी एक बायोग्राफी। तो बेसिकली इनका बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879। दोस्तों, ये डेट आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 13 फरवरी। क्यों? क्योंकि इसी दिन सरोजिनी जो नायडू जी है, इन्हीं की याद में विमेंस डे मनाया जाता है ना, महिला दिवस। हमारे देश में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की याद में ही इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। इनकी डेथ होती है 2 मार्च 1949, यानी कि आज़ादी के ठीक 2 साल बाद। ये एक बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद शहर के अंदर। शी वॉज एन इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड पोइट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत की एकमात्र महिला जो कि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही है, वो है सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी दोस्तों एनी बेसेंट। लेकिन क्योंकि एनी बेसेंट एक अंग्रेज थी, यानी कि एक ब्रिटिश वुमेन थी, इसीलिए हम कहेंगे कि पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी जो है कि होल्ड की थी, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता जिन्होंने की थी। ये आपको कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एमपीटेट ग्रेड 1 के लिए इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप प्रॉपर नोट्स के माध्यम से पढ़ पाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पर। आपको सारे के सारे लिटरेचर के नोट्स की जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए सरोजिनी नायडू जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेटर बिकम टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हो जाता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। उस समय पर क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया, सोब्रिगेट्स एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला। बेसिकली सोब्रिगेट्स का मतलब होता है पेट नेम, है ना। इनको एक निकनेम दिया था महात्मा गांधी जी ने, जो था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। मैं आपको बता दूं, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, लेकिन स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट
awarded Naidu the Kesare Hind Medal for her work during the plague epidemic in India। दोस्तों बेसिकली होता यह था कि जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, उस समय हमारे देश के जो भी महान लोग थे, महान लीडर्स जिन्होंने कोई अच्छा काम किया है, तो अंग्रेज उनको केसरे हिंद का एक टाइटल देते थे। बेसिकली ये जो टाइटल है ये सोशल वर्क अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसको दिया जाता है। तो वैसे ही सरोजिनी नायडू जी ने भी प्लेग नाम की एक बीमारी उस समय पर फैली थी, जैसे रिसेंट में कोरोना फैला था, वैसे ही उस समय पर प्लेग नाम की एक भयंकर बीमारी फैली थी। उसके उन्मूलन के लिए सरोजिनी नायडू ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए इनको केसरे हिंद की एक उपाधि, एक मेडल इनको दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है भारत के इतिहास में, भारत का जो इतिहास है वो ट्रेजेडी से भरा पड़ा है। तो उसी क्रम में जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक घटना हो जाती है 1919 में, अप्रैल 1919 में। तो उस घटना के बाद बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनको अलग अलग टाइटल, अलग अलग उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी, सभी ने अपने अपने टाइटल लौटा दिए। तो सभी ने लौटाए थे, आपको पता होगा महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब लोगों ने अपने अपने टाइटल लौटाए थे। उसी क्रम में जो है कि सरोजिनी नायडू ने भी अपना केसरे हिंद का टाइटल लौटाया था। In 1905, the Golden Threshold was published at the first volume of her book of poem। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है पहले आप ये समझिए। वॉल्यूम मतलब होता है दोस्तों बंच ऑफ बुक्स, यानी कि एक साथ कई किताबें जब पब्लिश होती है वो होता है वॉल्यूम। तो इनकी पहला जो वॉल्यूम है वो था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि पब्लिश हुआ था 1905 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इनके दो और एडिशनल वॉल्यूम भी पब्लिश हुए हैं। पहला है द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, और दूसरा है द ब्रोकन विंग्स 1917 में, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, विच ऑल्सो इंक्लूडेड द गिफ्ट ऑफ इंडिया। In 1919, autobiography of Muhammad Jinnah, and in 1943, the scripted flute song of India along with Allahabad Kitabistan was posthumously published। दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जो मोहम्मद जिन्ना है उनकी ऑटोबायोग्राफी भी सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है, जो कि 1919 में पब्लिश हुई थी। 1943 में इन्होंने स्क्रिप्टेड फ्लूट सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से एक जो है कि बुक पब्लिश करवाई थी इलाहाबाद किताबिस्तान के साथ में, है ना। ये बेसिकली पब्लिश हुई थी मरणोपरांत, यानी कि इनके डेथ के बाद में। आपको पता होगा 1949 में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद में ये पब्लिश हुआ था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन 1961 शी पब्लिश द फीदर ऑफ द डॉन विच वॉज एडिटेड बाय हर डॉटर पद्मजा नायडू। ये इनकी बेटी का नाम है। द इंडियन वीवर वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1971। तो ये इनकी कुछ राइटिंग्स है जो आपको ध्यान रखना है। हर पोइट्री हैड ब्यूटीफुल वर्ड विच कुड बी संग एज वेल, विच लेड टू हर बीइंग कॉल्ड ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इनकी पोइट्री के कारण ही ये बहुत ज्यादा फेमस है, और इसीलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। इनका जो बर्थ डेट है 13 फरवरी, उस दिन वुमेन्स डे मनाया जाता है, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है। In July 1919, Naidu became the ambassador of Home Rule to England, where the Government of India Act 1919 was passed। तो बेसिकली नायडू जी को 1919 में एम्बेसडर बनाया गया था इंग्लैंड के अंदर होम रूल लीग का। अब देखिए ये बेसिकली कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर देता हूं, इसमें समझाने का कुछ नहीं है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बस आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। पिताजी का नाम था अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय, है ना, और माता थी इनकी बरादा सुंदरी देवी, मदर। स्पाउस थे इनके गोविंद्र राजुलू नायडू, है ना। ये चिल्ड्रन है। इनकी एजुकेशन इनका जो है कि एसोसिएशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से था। मूवमेंट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी राइट विंग, नॉन वायलेंस की ये जो है कि अहिंसा, महात्मा गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, तो अहिंसा के मार्ग को इन्होंने चुना, है ना। हिंदू धर्म से ये बिलोंग करती थी। आपको ध्यान रखना है इनकी ये पब्लिकेशंस आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इनकी पोयम को, द ब्रोकन विंग्स।
देखिए ये जो पोयम है ये 1917 में पब्लिश हुई थी। ये डेडिकेट है ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो, है ना, यानी कि स्वप्न आज का है लेकिन जो होप है, जो आशा है वो कल की है, यानी कि हमारा भारत स्वतंत्र जरूर होगा। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये पक्षी है, इस बेचारे पक्षी का ये पंख टूट चुका है, लेकिन दोस्तों ये जो पक्षी है इसके पंख भले ही टूटे हो लेकिन इसके हौसले नहीं टूटे हैं, है ना। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ये जो पोयम है द ब्रोकन विंग्स। ये पोयम बेसिकली दो पार्ट में है। पहले पार्ट में क्वेश्चंस है और दूसरे पार्ट में आंसर्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रे डॉन ब्रेक्स, द मोर्नफुल नाइट इज पास्ट, यानी कि सुबह का महान सूरज उदय हो चुका है और दुखद रात जो है वो बीत चुकी है। नए सूरज की किरण के साथ लोगों के दिल में भी नई उम्मीद अब जग चुकी है। किस चीज की? कि हमारा प्यारा भारत एक दिन स्वतंत्र जरूर होगा। फ्रॉम हर डीप एज लॉन्ग स्लीप शी वेक्स एट लास्ट, यानी कि अपनी गहरी लंबी सदियों की नींद से फाइनली वो जाग चुकी है। शी यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है ये बेसिकली यूज हुआ है भारत मां के लिए, है ना, भारत के लोगों के लिए। यहां पर कवियत्री कह रही है कि अपनी गहरी लंबी सदियों की नींद से फाइनली जो भारत माता है वो जाग चुकी है। यहां के लोग जो है कि अब जाग चुके हैं। स्वीट एंड लॉन्ग स्लम्बरिंग बर्ड्स ऑफ ग्लैडनेस ऑफ, बेसिकली स्लम्बरिंग का मतलब होता है झपकी और ओप का मतलब होता है खिलना, यानी कि मधुर और लंबी झपकी लेने के बाद खुशियों की कलियां खिल चुकी है। फ्रेश लिप्स टू द रिटर्निंग विंड्स ऑफ होप। दोस्तों विंड्स ऑफ होप का बेसिकली मतलब होता है होप ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, स्वतंत्र होने की एक आशा, यानी कि स्वतंत्र होने की उम्मीद फिर से जाग उठी है जो कि पहले बिल्कुल खो चुकी थी। लेकिन अब अवर फ्रेश लिप्स, यानी कि अब जो हमारे होंठ है वो इस काबिल है कि वो उसकी बातें करने लगे हैं कि हमारा जो देश है वो एक दिन स्वतंत्र जरूर होगा। अवर ईगर हार्ट्स रिन्यू देयर रेडिएंट फ्लाइट। ईगर का बेसिकली मतलब होता है उत्सुक और रेडिएंट का मतलब होता है बेसिकली शाइनिंग, है ना, उज्जवल, यानी कि हमारे उत्सुक दिल फिर से रिन्यू हो गए ब्राइट फ्लाइट के लिए, उड़ान भरने के लिए फिर से रिन्यू हो गए। स्वतंत्रता पाने को वो तैयार है, वो आतुर है। टुवर्ड्स द ग्लोरी रेनेसेंट लाइट, बेसिकली जो ग्लोरी है, जो रेस्पेक्ट है, जो पहले शायद कहीं खो चुकी थी, अब वो फिर से अपना रेस्पेक्ट पाने के लिए आतुर है। यानी कि हमारे भारत देश की जो पहले रेस्पेक्ट कहीं शायद खो चुकी थी, वो भारत फिर से अपनी रेस्पेक्ट पाने के लिए दोस्तों आतुर है। बेसिकली ये यहां पर बताया जा रहा है। लाइफ एंड अवर लैंड अवेट्स देयर डेस्टाइन्ड स्प्रिंग, यानी कि हमारी जिंदगी और हमारी मातृभूमि इंतजार कर रही है। भारत के लोग भी अब लिबर्टी के शानदार रास्ते पर चलेंगे। हमें भी स्वतंत्रता अब मिलने वाली है, हमारी भी जिंदगी में बसंत आने वाली है और हमें इन बंधनों से वो आजाद कर देगी। बेसिकली जो स्प्रिंग यहां पर शब्द यूज किया गया है तो ये कंपेयर कर रहे वसंत से। आपको पता होगा कि वसंत का जब मौसम आता है कितना सुहाना मौसम रहता है, पेड़ों में नई नई कलियां खिलती है, सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स, बहुत चारों तरफ वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स रहती है। होप, एक आशा, एक उम्मीद की किरण लेकर वो आता है। तो इसीलिए यहां पर यूज किया गया है इस शब्द का कि जो भारत पहले गुलाम था वो भारत जो है कि अब इंतजार कर रहा है। एक नई उम्मीद लोगों के मन में अब जगी है कि हमारा देश जल्द ही आजाद होगा। सॉन्ग बर्ड वाई दोस्त दाओ बियर ए ब्रोकन विंग, यानी कि ये बेसिकली कवियत्री कह रही है कि सॉन्ग बर्ड यानी कि एक गाने वाले पक्षी, मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्यों सहन कर रही हो अपने टूटे हुए पंखों का भार, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते। तो ये बेसिकली इन 8 लाइनों का एक्सप्लेनेशन था। अब हम डिस्कस करेंगे आंसर्स को। ये क्वेश्चन पार्ट था, अब ये आ गया आपका आंसर पार्ट। अब देखिए आंसर में आपको क्या करना है, शेल स्प्रिंग दैट वैक्स माइन एंशिएंट लैंड अगेन। ये अब जो बर्ड है वो उत्तर दे रहा है, वो उत्तर भी दे रहा है और वो क्वेश्चन भी कर रहा है ना, कि जब स्प्रिंग आएगी तो वो मेरे एंशिएंट लैंड मतलब होता है मतलब इंडिया हमारा, कि जब स्प्रिंग आएगी वो मेरे एंशिएंट लैंड को तो जगा देगी,
यानी कि भारत को तो वो जगा देगी, भारत के सोए हुए लोगों को तो वो जगा देगी, बट कॉल टू माई वाइल्ड सफर हार्ट इन वेन, लेकिन क्या व्यर्थ में जो मेरा वाइल्ड हार्ट सफर कर रहा है, क्या वो मेरे उस वाइल्ड हार्ट की आवाज बनेगी, क्या वो उसको जगा पाएगी। यानी कि बेसिकली यहां पर जो बर्ड है वो काफी ब्रेव है, उसे उम्मीद है कि हमें एक दिन स्वतंत्रता जरूर मिलेगी। और फेट्स ब्लाइंड एरोज स्टिल द पल्सिंग नोट, बेसिकली फेट्स का मतलब होता है भाग्य, यानी कि क्या किस्मत के वो तीर जिसका निशाना चूक गया है वो ये देख पाएंगे कि मेरी नज्म अभी भी चल रही है, मैं मरा नहीं हूं, यानी कि मैं जिंदा हूं। ओ माई फॉर रीचिंग फ्रेल अनकॉन्कर्ड थ्रोट, यानी कि हमारा जो भाग्य अंधे तीर की तरह है, यानी कि जो सदियों का दमन और दबाव जो है कि हम लोग अंग्रेजों का सहन कर रहे थे, तो उस दमन और दबाव से बॉडी भले ही हमारी कमजोर हो गई हो, लेकिन हमारी स्पिरिट अभी भी बाकी है। अंग्रेजों ने हमारे हौसले को नहीं तोड़ा है, उन्होंने हमारे शरीर को जरूर तोड़ दिया है, उसको जरूर कमजोर बना दिया है, लेकिन वो हमारे हौसले को कमजोर नहीं बना पाए हैं। और अब जो है कि हम उन्हें भगाएंगे यहां से एक नई उम्मीद, क्योंकि अब जग चुकी है। और ए वीक ब्लीडिंग पिनियन डोंट ऑफ टाई माई फ्लाइट टू द हाई रियल ऑफ माई डिजायर, बेसिकली जहां पर बर्ड कह रहा है कि और ए वीक ब्लीडिंग, यानी कि खून से लथपथ मेरे जो पंख है वो इतने समय बाद जो आजादी मिली है उसमें बाधा नहीं डाल सकते। माई फ्लाइट टू द हाई रियल ऑफ माई डिजायर, यानी कि मेरी उस उड़ान में जो मुझे मेरे डिजायर्स की हाइट तक ले जाएगी, उस उड़ान में मेरे ये खून से लथपथ पंख अब बाधा नहीं बनेंगे, मुझे आजाद जो है कि ये पंख ही कराएंगे, मुझे आजादी ये दिलवाएंगे, मेरे ये टूटे हुए पंख उस आजादी में बाधा नहीं बनेंगे। Behold, I rise to meet the distant spring, यानी कि देखो कैसे मैं उड़ता हूं अपनी मंजिल को पाने के लिए, यानी कि आजादी को पाने के लिए, और उन तारों को मैं जीतता हूं। एंड स्केल द स्टार्स अपॉन माई ब्रोकन विंग्स, यानी कि उन तारों को मैं जीतता हूं, उन पर कब्जा करता हूं अपने इन टूटे हुए पंखों के साथ। मतलब तारों की यहां पर कंपैरिजन क्यों किया गया है, मतलब कि मैं उस ऊंचाई तक उड़ूंगा, वो बर्ड कह रहा है, जिसका पंख टूटा हुआ है वो बर्ड कह रहा है कि मैं टूटे हुए पंख से भी उस ऊंचाई तक उड़ूंगा, अपने टूटे हुए पंख से उस ऊंचाई तक उड़ूंगा जहां तक स्टार्स दिखाई देते हैं, यानी कि जहां तक तारे दिखाई देते हैं। अब बेसिकली ये क्या हो रहा है यहां पर, है ना, पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है यहां पर, है ना, मेरे पंख जरूर टूटे हैं पर मेरा हौसला नहीं टूटा है। तो ये बर्ड बेसिकली ये बात कह रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आई होगी, है ना। इस पोएम में फुल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, पूरा का पूरा जो है कि चीजों को पर्सोनिफाई किया गया है। चलिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ये जो पोएम है ये लिरिक फॉर्म में है, इसका स्टाइल रिफ्लेक्टिव स्टाइल है, विजुअल इमेजरी ये यहाँ पर यूज हुई है, और फिगर ऑफ स्पीच है इसका पर्सोनिफिकेशन, है ना। ये आप देख लीजिए, बहुत ही इजी ये चीजें हैं। राइम स्कीम मैंने आपको सिखाई थी कि राइम स्कीम किसी भी चीज की कैसे निकालते हैं, किसी भी पोइट्री की। तो इस पोइट्री की राइम स्कीम है AABBCCDD। इस पोइट्री के अंदर बहुत सारे पॉलीसिलेबिक वर्ड का यूज हुआ है। पॉलीसिलेबिक वर्ड बेसिकली क्या होता है, जिस शब्द के अंदर एक से ज्यादा सिलेबल रहे उसे हम कहेंगे पॉलीसिलेबिक। तो आप देख सकते हैं स्लम्बरिंग, रेनेसेंट, रेडिएंट, अनकॉन्कर्ड, इन सभी में दो दो सिलेबल हैं, इसीलिए ये हो जाएंगे आपके पॉलीसिलेबिक वर्ड। और कुछ मोनोसिलेबिक वर्ड है जैसे कि ओप, फेट, होप, फ्रेल, फ्रेश, डिजायर, वेन। तो ये बहुत सारे एक मोनोसिलेबिक वर्ड है। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये सिलेबल क्या होता है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में क्लियर बताया है कि सिलेबल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं, तब आपको ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इस पोएम की टोन जो है वो हैप्पी और होपफुल टोन है। डिक्शन बेसिकली रोमांटिक कुछ वर्ड यूज हुए जैसे विंग, स्टार, स्प्रिंग बर्ड, फ्रेश लिप्स, और कुछ ऑप्टिमिस्टिक यानी कि कुछ आशावादी शब्द यूज हुए जैसे कि होप, राइज, वेक, ईगर। ये सारे के सारे कुछ आशावादी शब्द यहां पर यूज हुए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। चलिए मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना।